दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर किया बड़ा अटैक, लेबनान और सीरिया में भी ड्रोन से बरसाए बम। खान यूनिस में अल कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज पर किया हमला। इसराइल ने रिमोट से चलने वाले बारूदी APCs भेजे। नेतन्याहू ने गजा में नई जंग का किया ऐलान। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन ने गजा ऑफेंसिव पर जताई फिक्र, कहा अब बड़ी तबाही होगी। ईरान का नेतन्याहू पर इल्जाम, कहा अमेरिका को जंग में खींचकर बर्बाद करना चाह रहा है इसराइल। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से की मुलाकात। आज जाएंगे इंडिया, टेंशन को टालने की अपील। सवाल खैर, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर यमन के अल हुदैदा पर कल रात बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं। इन हमलों में 2 से 3 यमनियों की जान जाने और 40 से ज्यादा लोगों की जख्मी होने की खबर है। इसराइली फाइटर जेट्स ने यमन के मगरबी बंदरगाह शहर अल हुदैदा पर 6 बार एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये हमला अमेरिका के कोऑर्डिनेशन से हुआ है। ये खुद बात हर अखबार में मौजूद है। यमनी ब्रॉडकास्टर अल मसीरा के मुताबिक पोर्ट एरिया में बंदरगाह का जो इलाका है लगता हुआ और आसपास के शहरी इलाके इसराइल और अमेरिका दोनों ने टारगेट किए। ये स्ट्राइक्स उस वक्त की गई जब 2 दिन पहले, अभी संडे को ही, यमन की हुथीस की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जा पहुंची थी। उसने जाकर हिट किया था और जिसके बाद सवाल उठे थे कि एक तो इसराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए और दूसरा, क्या इसराइल जल्द ही इसका एक बड़ा बदला लेगा? तो जी, बड़ा बदला लिया है। तबाही भी मची है, जाने भी गई हैं। इसराइली मीडिया ने भी इस खबर को सर-ए-फहरिस्त रखा और इसको लेकर लिखा हमले को कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब यमनियों की मिसाइल गिरने के बाद इसराइल और अमेरिकन एयर फोर्सेस ने मंडे रात यमन की हुथीस पर जॉइंट काउंटर स्ट्राइक की। इसमें इसराइल के 20 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। 50 बॉम्ब्स हुथी टारगेट्स पर गिराए गए। ये इसराइल का छठा हमला था या छठी एयर स्ट्राइक थी यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के कब्जे वाले इलाकों पर। हुथीस पर जुलाई 2024 के बाद से ये छठा हमला था इसराइल का। इसराइली मिलिट्री के मुताबिक हुथीस ने अब तक इसराइल पर 400 से ज़्यादा बार अटैक्स किए हैं, कभी ड्रोन्स के ज़रिए तो कभी मिसाइल के ज़रिए, और इसराइल ने सिर्फ 6 बार हमले किए हैं, लेकिन बड़ी तबाही भी मचाई है। इसराइल ने चारों तरफ हमले किए, सिर्फ यमन और गजा पर नहीं। गजा का तो हम बताएंगे आपको। लेबनान और सीरिया में भी डबल फ्रंट एयर स्ट्राइक किए। हिजबुल्लाह के बंकर्स, वेपन फैक्ट्री, सब पर हमला किया है इसराइल ने पीर की रात को लेबनान के बीका रीजन में हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक वेपन स्टोरेज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को निशाना बनाया। मतलब जहां पर हिजबुल्लाह के हथियार बनाए जाते थे या जा रहे थे और जहां उन्हें रखा जा रहा था, स्टोर किया जा रहा था, उन सब जगह पर इसराइल ने ड्रोन स्ट्राइक्स की। क्या कमाल के कोऑर्डिनेट्स हैं उसके पास। कौन मुखबरी कर रहा है? ये हर एक जगह के चप्पे चप्पे की जानकारी है। IDF का दावा है कि हिजबुल्लाह फिर से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था, इसलिए हमने हमले किए हैं। इसराइल ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ डिसमेंटल कर रहा है जहां वो वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हथियार बना रहा है और स्टोर कर रहा है। उधर इसके साथ ही इसराइल ने सीरिया में भी एयर स्ट्राइक्स की हैं। पिछले हफ्ते भी इसराइली एयर स्ट्राइक में 2 सीरियन सिविलियंस और 1 लेबनीज सिटीजन मारे गए थे, ऐसी खबरें आई थी। एक पिकअप ट्रक को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था इसराइली एयर स्ट्राइक में। और फिर से लेबनान हो या सीरिया हो, वहाँ बड़े बेधड़क अंदाज में बेंजामिन नेतन्याहू की मिलिट्री ने हमला किया है, क्योंकि उसे पता है कि ना लेबनान में जोसेफ ऑन बोलेगा और ना सीरिया में अहमद अल-शरा बोलेगा। बयान देंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। बात गजा की कर लेते हैं। गजा के खान यूनिस में हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड का इसराइल पर ज़बरदस्त हमला फिर से सामने आया है। टैंक, बुलडोज़र और फौजियों को निशाना बनाया गया है। गजा के खान यूनिस एरिया में अल कस्साम ब्रिगेड के फाइटर्स ने इसराइली फ़ौज पर एक और बड़ा हमला किया, ये खबर बता रही है। ये ऑपरेशन मंडे को हुआ। पहले उन्होंने इसराइली फ़ौज पर एंटी पर्सनल मिसाइल से हमला किया, फिर मशीन गन से पास जाकर फायरिंग की। 2 इसराइली टैंक्स और 1 मिलिट्री बुलडोज़र को भी यासीन 105 शेल से उड़ा दिया गया। ये दावा किया गया अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से, जो उनका वो बजूका टाइप गन से मारते हैं, यासीन 105 शेल। अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उनके लड़ाके
اسرائیلی انفینٹری یونٹ کو نشانہ بنانے پہنچے تھے اور کئی فوجیوں کو اس دوران نقصان بھی پہنچایا اسرائیل کے فوجیوں کو۔ یہ حملہ ایک دن پہلے رفح میں ہوئے ٹنل ایمبوش کے بعد ہوا ہے۔ لگاتار القسام بریگیڈ IDF کا نقصان کر رہی ہے، IDF بھی فلسطینیوں کا نقصان کر رہی ہے۔ اب اس کے برعکس IDF کیا کر رہی ہے وہ بھی جان لیجئے۔ بیت لاہیہ جو غزہ کا علاقہ ہے، وہاں پر نیا اسرائیلی وار پلان سامنے آیا ہے۔ غزہ کے علاقوں میں ایکسپلوزیو یعنی بارود بھرے APCs بھیج رہی ہے IDF۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے بیت لاہیہ شہر میں ایسا خوفناک نظام شروع کر دیا ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیت لاہیہ میں ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے APCs یعنی آرمرڈ پرسنل کیریئرز، یہ ایک بختر بند گاڑی ہوتی ہے جس میں کبھی ساز و سامان ملٹری کا، گنز، بارود، گولہ گولی، بلم چلم اور کبھی کبھی فوجی لے جائے جاتے ہیں، تو APCs ہوتی ہیں۔ اب یہ ریموٹ والی بھیج دی ہیں APCs۔ یہ گاڑیاں سینکڑوں کلو بارود سے بھری ہوئی ہیں جو ریموٹ والی ہیں۔ انہیں سیدھا فلسطینیوں کے رہائشی علاقوں میں بھیجا گیا ہے جہاں عورتیں، بچے اور بزرگ رہتے ہیں۔ ریموٹ سے چلنے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے سے کوئی فوجی بھی مارا نہیں جاتا اسرائیل کا، اور یہ اپنے شکار کو ڈھونڈ کر خود میں دھماکہ کر دیتی ہیں یا ریموٹ سے کر دیا جاتا ہے، جس سے بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ IDF کی یہ ٹیکٹک نہ صرف غزہ کے لوگوں کے لیے ایک جان لیوا خطرہ ہے بلکہ یہ انسانیت پر کھلا حملہ ہے۔ دوستو، غزہ کے لوگ ہر روز ایک نئے طریقے کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں اور دنیا ابھی تک خاموش ہے۔ اب بنجامن نیتن یاہو کے خوفناک اعلان کے بارے میں سن لیجئے۔ اس نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو باہر کھدیڑا جائے گا، یہی پلان ہے، اور زیادہ شدت سے اس بار جنگ کو چھیڑا جائے گا اور زیادہ حملے کیے جائیں گے۔ بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ پر ایک نیا اور زیادہ شدت بھرا حملہ شروع کیا جائے گا جس کا مقصد حماس کو ہرانا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ غزہ کا کتنا حصہ قبضے میں لیا جائے گا، کیونکہ غزہ کو قبضانے کی بھی تو بات کی گئی ہے کہ ہم کنٹرول کریں گے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے ہٹا دیا جائے گا۔ غزہ کے لوگوں کی حفاظت کے لیے انہیں غزہ سے ہٹا دیا جائے گا، مطلب اگر غزہ میں رہو گے تو مارے جاؤ گے، یقینی ہے۔ اس بار اسرائیلی فوج اندر جا کر صرف ریڈ نہیں کرے گی بلکہ رکے گی بھی، یعنی وہاں اسٹے کرے گی۔ اٹ مینز IDF غزہ میں رہے گی، یہ نیتن یاہو کا اعلان ہے۔ یہ پلان اس وقت سامنے آیا ہے جب غزہ میں بھوک، تباہی اور موت کا بازار کا دور گرم ہے، اور اب اسرائیلی حکومت نے جنگ کو اور زیادہ تیز کرنے اور آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس اعلان کے بعد کیا ہو رہا ہے، رد عمل کیا ہے؟ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے اسرائیل کے نئے غزہ آفینسو پلان پر گہری فکر کا اظہار کیا ہے۔ گوٹیرس کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ یہ پلان مزید بے گناہ لوگوں کی موت اور غزہ کی مکمل تباہی کا سبب بنے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف نے اسرائیلی حکومت سے اپنا ملٹری ایکشن روکنے اور انسانی مدد کا راستہ کھولنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر یورپی یونین نے بھی اسرائیل کے نئے غزہ آفینسو پلان پر فکر کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ پلان آگے بڑھا تو مزید فلسطینی لوگ مارے جائیں گے اور تکلیفیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی ان لوگوں کی۔ یورپی یونین کے اسپوکس مین ہیں انور الانونی، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے اور صبر سے کام لے۔ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب اسرائیل نے اپنے سیکیورٹی کیبنٹ میں غزہ آپریشن کو اور زیادہ بڑھانے کا اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک خبر اور، اسرائیلی ڈیٹینشن سے 10 فلسطینی رہا کیے گئے ہیں، لیکن ان کی صحت کا حال بہت برا ہے۔ لگتا ہے کہ یا تو وہ جانوروں کے بیچ رہے یا انہیں جانوروں کی طرح رکھا گیا۔ پرزنرز میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والے لوگ بہت بری حالت میں ہیں، ان کی ہیلتھ کنڈیشن بے حد خراب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو IDF نے غزہ سے اٹھائے تھے اور انہیں کئی مہینوں سے بغیر کسی کیس کے جیل میں بند رکھا گیا تھا۔ اب انہیں آزاد کیا گیا ہے اور ان کی حالت ایسی ہے کہ آپ دیکھو گے تو لگے گا یا تو یہ کہیں کسی صحرا میں تھے جہاں کوئی نہیں تھا، بھوکے رہے ہیں، ہڈیاں نکل آئی ہیں، یا پھر یہ معاف ہو چکے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے، ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران نے بنجامن نیتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ کو پھر سے جنگ میں کھینچ رہا ہے برباد کر دینے کے لیے۔
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमेरिका को फिर से इस रीजन में एक डिज़ास्टर में डाल रहा है। फिर से इस रीजन में एक डिज़ास्टर में डाल रहा है, यानी कि पहले ही इशारा कर रहा है ईरान कि अमेरिका इस रीजन में जंग लड़के पहले ही डिज़ास्टर में पड़ चुका है, इराक की जंग हो या कहीं की भी हो। खैर, यानी अमेरिका को बर्बादी की तरफ खींच रहा है इजराइल की अराक्ची का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान पर कोई भी हमला किया गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब किसे ये नहीं पता। अराक्ची ने कहा कि नेतन्याहू अमेरिका की गवर्नमेंट में डायरेक्टली मेडलिंग कर रहा है, मतलब डायरेक्टली दखल दे रहा है ताकि अमेरिका को इस रीजन में फिर से डिज़ास्टर में डाल सके। ये इल्ज़ाम लगे हैं। एक लॉबी है अमेरिका की हुकूमत में जिस पर पकड़ रखता है नेतन्याहू, और ख़ास तौर से वो ज्यूज़ लॉबी है। ईरान ने नेतन्याहू को बेशर्म बताया है और कहा कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ डिप्लोमेसी में डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप क्या कर सकते हैं और ट्रंप को क्या नहीं करना चाहिए। सोचिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक वो मुल्क राय दे रहा है या बता रहा है, डिक्टेट कर रहा है, ईरान कह रहा है कि जिसका कोई नक्शा ही नहीं है, जिसे मुल्क के तौर पर लोग तस्लीम नहीं करते। बढ़ते हैं आगे सर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की। ये मुलाकात उस माहौल में हुई जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम के टेररिस्ट हमले के बाद टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरान ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब्बास अराक्ची भारत का भी दौरा करेंगे। उनका दोनों तरफ बातचीत करने का इरादा है ताकि दोनों के बीच टेंशन कम हो सके और जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा छाटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में बस इतनी ही खबरें थी। उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।